नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। और साथियों, जैसा कि मैं बता दूं कि लगातार प्रैक्टिस सीरीज जारी है एमपी टेट वर्ग 3 की। और आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। तो चलिए, इसी प्रैक्टिस सीरीज के अंतर्गत एक टॉपिक है मिट्टी, पानी, बीज, फसल का संबंध तथा जैविक, रासायनिक और खाद, है ना। तो इसी टॉपिक के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि वे वस्तुएं जो प्रकृति से संबंधित हैं अथवा प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मानव निर्मित क्या कहलाती हैं। तो क्लियर है, वे वस्तुएं जो प्रकृति से संबंधित हैं अथवा प्रकृति द्वारा निर्मित हैं प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे क्या, मृदा, है ना, जल, प्राकृतिक जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं, आपकी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिएगा सीरीज में। पहला क्वेश्चन है, कृषि उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण आयाम क्या है। तो देखिए, कृषि उत्पाद की हम बात करें तो कृषि उत्पाद में सबसे जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर उत्पाद है, आप देख लीजिएगा, आयाम है यहाँ पर देखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर रहेगा। सिंचाई, बीज, मृदा, है ना। क्या हो जाएगा इसका साथियों, डी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ेंगे क्योंकि पेपर आपको पता है कि आ चुका है। थोड़ा सा जल्दी हमको इस वीडियो को कवर करना है, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखना है। मिट्टी में पाई जाने वाली प्रादेशिक विभिन्नताओं का संबंध किससे पाया जाता है। तो सिंपल सा है कि मिट्टी में पाई जाने वाली प्रादेशिक भिन्नताओं का जो संबंध है किससे पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर रहेगा। काली मिट्टी, सॉरी, इसमें देखिएगा चट्टानों के प्रकार, जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। क्लियर है, तो आप डी नंबर लगाइएगा इसका ऑप्शन। अगला देखिएगा कि भारत में मिट्टियों के कितने प्रकार हैं। देखिए, भारत में मिट्टियाँ 7 से 8 प्रकार की पाई जाती हैं, जिसमें से अगर हम बात करें भारत में मिट्टियों के प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोमट मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, पीट मिट्टी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर। तो काली मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी की भी अधिकता देखने को मिलती है ना। और इसके अलावा दोमट भी मिलती है और पीट भी मिलती है, इसलिए आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर किया जाता है, यह पाया जाता है। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, आपको पता है कि भारत में मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं और जलोढ़ मृदा जो है भारत में लगभग देखा जाए तो 40% है ना। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो 40% जो है आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा आप गंगा का जो मैदान है उसके तटीय क्षेत्रों में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, ये जो वाला इलाका है आपका भारत का उत्तरी वाला क्षेत्र, यहाँ पर देखेंगे तो जलोढ़ मृदा का ज़्यादातर फैलाव देखने को मिलता है। हाँ, उत्तर का विशाल मैदान आप लोगों ने पढ़ा होगा। उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान जो है वो। अतिरिक्त इनका जो है नर्मदा, ताप्ती और महानदी गोदावरी के आसपास भी कुछ पाया जाता है ना, इस प्रकार से। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है तो इसका 40% लगाइएगा। अगला देखिएगा, देखिए मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल आपको गलत होने वाला नहीं रहेगा। देखिएगा, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। काली मिट्टी के संदर्भ में देखिए, काली मृदा को रेगोर मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, रेगोर कहा जाता है। काली कपासी कहा जाता है मिट्टी से, है ना। काली कपास की मृदा कहा जाता है। ट्रिकल ब्लैक कहा जाता है, ट्रिकल चैरनोजम भी कहा जाता है ना। बहुत सारे नाम हैं, नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, चैरनोजम, रेगोर, है ना। तो ये नाम भी आप याद रख लीजिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका 5वें नंबर का, इसका राइट ऑप्शन बी रहेगा। क्या रहेगा, कपास। क्योंकि आपको पता काली मृदा को कपासी मृदा बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी लगाइएगा। अगला प्रश्न है, काली मृदा में निम्न में से कौन से तत्व पाए जाते हैं जिसकी अधिकता होती है। तो देखिए, सिंपल सा है, जो काली मृदा है ये कपासी मृदा कही जाती है। और ये काली मृदा में अगर देखें तो विशेष रूप से इसमें कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो छठवां का राइट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम विशेष रूप से आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, काजू की फसल के लिए भारत की कौन सी मृदा उपयुक्त है। देखिए, काजू की फसल के लिए हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन आप भी कमेंट में बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा, लेटराइट। लेटराइट जहाँ पर भी मृदा पाई जाती है वहाँ पर ये काजू की जो खेती है उसका उत्पादन किया जा सकता है।
क्लियर है। अगला देखिएगा, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार, यहाँ पर देखेंगे तो निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। अच्छा प्रश्न है और इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा देखिएगा बी नंबर है ना, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में पहले बताया कि लगभग 40% जो हिस्सा है आपका, सॉरी देखेंगे इसका जलोढ़ मृदा का। तो जलोढ़ मृदा के बारे में 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा जलोढ़ मृदा के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा। गंगा के तटीय मैदानों वाले स्थान पर देख सकते हैं, है ना, जहाँ पर बोल सकते हैं खादर और बांगर। जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर, है ना। खादर जो होती है उसमें खाद की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, और बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इस प्रकार से, है ना। अगला देखिए, भारत में सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाने वाला साधन क्या है। तो देखिए साधन तो बहुत सारे, तालाब भी हैं, नहर भी है, नलकूप, लेकिन इसमें सबसे अधिक कौन सा साधन उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा, 9 नंबर का राइट ऑप्शन आप लगा सकते हैं, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी, है ना, तालाब से भी सिंचाई होती है, नहर से भी होती है, नलकूपों से होती है ना। तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि देखिएगा हम बात करें भारत के उत्तरी मैदान में, कश्मीर हो गया आपका, मणिपुर हो गया, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तो बहुउद्देशीय परियोजना चलती है। दामोदर, महानदी, कोसी, भाखड़ा, नागल परियोजना आप लोगों ने सुना होगा, है ना। नहरों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। फिर कुओं के क्षेत्रों में देखेंगे तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है आपको भूम जल स्तर में। तो कच्चा कुआं अस्थायी होता, पके कुएँ होते हैं, नलकूप होते हैं, तालाब होते हैं, इस प्रकार से सिंचाई की जाती है। तालाबों द्वारा सिंचाई भारत के किन राज्यों में की जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तालाब, है ना। भारत में अधिकांश जो तालाब दक्षिणी पठारी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में प्राचीन, कठोर और उबड़ खाबड़ तल पाए जाते हैं, आपको पता है। तालाबों द्वारा सिंचाई अधिकतर देखा जाए तो तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, है ना, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान आदि में होती है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा है तो सबसे ज़्यादा देख लीजिए, तमिलनाडु ऑप्शन है आपके नंबर में, है ना, तालाबों द्वारा। तो आप लगा लीजिए ता से तमिलनाडु। 10 का देखिएगा, 10 का यहाँ पर देखिएगा ये सभी है ना, क्योंकि तीनों की चारों ऑप्शन सबसे ज़्यादा नहीं पूछा है, इसलिए ये चारों का ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। सबसे अधिक पूछते तो आप लगा सकते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन अच्छे बीज की विशेषता को अभिव्यक्त करते हैं। तो बीजों में भी गुण पाए जाते हैं दोस्तों। जैसे आप बीज बोते हैं तो बीज अच्छी कैटेगरी के बीज होने चाहिए, तभी वो अंकुरित होते हैं, है ना। तो कौन सा विशेषता अभिव्यक्त करती है कि अच्छा बीज है या नहीं है। तो इसमें अगर राइट ऑप्शन में जाएंगे तो 11वां का जो राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर रहेगा, है ना। ये सभी अंकुरण क्षमता होती है, आनुवांशिकता शुद्ध होती है, जीवन की क्षमता होती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, बीजों को भंडारित करते समय उनमें कितनी नमी की मात्रा का होना आवश्यक है। तो अच्छा प्रश्न है और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बी नंबर है ना, 10 से 15%। निम्न में से कौन बीजों के प्रमुख प्रकारों का भाग है। तो देखिए बीज के अनेक प्रकार होते हैं। बीजों के नाभिकीय बीज भी होता है, प्रजनक बीज भी होता है ना, पंजीकृत बीज भी होता है ना। तो ये सारे क्या हैं आपके प्रकार हैं बीजों के, इसलिए ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए आप, है ना। प्रमाणित बीज भी होता है, इस प्रकार से अनेक प्रकार हैं। फसल उत्पादन हेतु किस प्रकार के बीजों में 100% भौतिक और आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। तो देखिए 100% जो पाई जाती है वो नाभिकीय बीजों में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। हालांकि ये बीज पादप जनक और द्वारा प्रथम बार तैयार किया जाता है, जिसमें आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता 100% पाई जाती है ना। तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा, जैविक रासायनिक खाद के संबंध में है, अर्थात उर्वरक की बात कर रहे हैं। पौधों को किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो अच्छा प्रश्न है और राइट ऑप्शन आप लोग कमेंट में ज़रा बताइएगा, और आप भी कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। देखिएगा 15 का डी नंबर आप ऑप्शन लगा सकते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, है ना, सभी की ज़रूरत होती है पोषक तत्वों में। जैविक उर्वरक के प्रमुख प्रकारों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो इसमें देखिएगा, है ना, इसका डी नंबर लगा लीजिए, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव मास। राइजोबियम का स्रोत क्या है। देखिए राइजोबियम अगर बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि राइजोबियम चने की दाल में पाया जाता है ना। तो राइजोबियम के संदर्भ में देखिएगा तो राइजोबियम विशेष रूप से अगर देखेंगे
तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये नंबर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, दलहनी फसलों में पाया जाता है, जैसे चने की दाल हो गया, है ना। इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं। आपको पता है वर्मी कंपोस्टिंग खाद एक जैविक खाद होती है, एक वर्मी कंपोस्ट खाद होती है ना। तो इससे क्या लाभ होते हैं, हालांकि आप लोगों ने उपयोग भी किया होगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट को वर्मी कल्चर भी कहा जाता है। और इसमें केंचुए के मल से भूमि की उर्वरता एवं भौतिक दशा सुधारती हैं। आपको पता है भूमि की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है ना। जो CIEC होती है वो बढ़ती है, फसलों में बीमारी इत्यादि कम होती हैं, है ना। इस प्रकार जो है ये होती है। तो देखिएगा भूमि की उर्वरता में क्या होती है, वृद्धि। 18 का राइट ऑप्शन आप लगा लीजिएगा, है ना। देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। उर्वरता, नमी की मात्रा, मृदा, ये सब होता है। अगला देखिएगा, हाँ, हरी खाद जो एक जैविक उर्वरक है, इसमें किन फसलों का प्रयोग खाद बनाने में किया जाता है। तो अच्छा प्रश्न है और लगाइएगा इसका राइट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, है ना, गेहूँ। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो रासायनिक उर्वरक कौन नहीं है, यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है रासायनिक उर्वरक के बारे में, तो इसका डी नंबर हो जाएगा। कंपोस्ट खाद जो होती है उर्वरक नहीं है, पोटास है, यूरिया है, फास्फेट है, ये सब हम डालते हैं उर्वरक के रूप में। देखिएगा अगला प्रश्न है, हरी खाद कैसे तैयार की जाती है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और सरल है। सी नंबर इसका राइट ऑप्शन रहेगा। हरी खाद के लिए मूंग, उड़द जैसी फसलों के लिए तैयार की जाती है ना। गोबर खाद में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो 22 का जो राइट ऑप्शन रहेगा सी रहेगा, है ना। ए और बी दोनों में, है ना, ए और बी दोनों लगाइएगा। यूरिया है, तो यूरिया क्या है आपको पता है, यूरिया जो है बी नंबर रासायनिक उर्वरक है ना, जिनका प्रयोग फसलों में किया जाता है पैदावार बढ़ाने के लिए। रासायनिक उर्वरकों को सामान्यतः किन वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो देखिएगा 24 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रासायनिक उर्वरक यूरिया में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है। तो 25 का राइट ऑप्शन आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं, बी नंबर रहेगा, इसमें नाइट्रोजन की अधिकता पाई जाती है ना। और कृषि कार्य में उपयोग होने वाले क्लोराइड विहीन पोटासिक उर्वरक निम्न में से कौन सा है। तो देखिएगा 26 का डी नंबर हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, और यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ देखिएगा डी नंबर इसका राइट हो जाता है। देखिए एक ही फसल अगर बार बार उगाते हैं तो आपको पता है कि भूमि जो है बंजर हो जाती है ना। एक ही फसल बार बार नहीं उगाई जाती है, इसलिए भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए अलग अलग फसलों का बोना जरूरी होता है। विभिन्न फसलों और उनके उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है। ये तो अब बच्चों वाले सवाल हैं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बी नंबर हो जाएगा इसका, सॉरी क्या हो जाएगा इसका 28 का बी नंबर, है ना, चना। ये क्या है, रबी की फसल है। बाकी चावल, मूंगफली, कपास, ये क्या है आपकी खरीफ की फसलें हैं। अगला देखिएगा, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है। देखिए बिहार जो है लीची उत्पादन में अग्रणी रहा है, और इसमें कौन सा जिला है जहाँ पर उत्पादन होता है सर्वाधिक। 29 का सी नंबर इसका लगा लीजिए, मुजफ्फरनगर, है ना, मुजफ्फरपुर। भारत में गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य निम्न में से कौन कौन से हैं। तो गेहूं के संदर्भ में देखिए क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप लगा सकते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा इसका डी नंबर, है ना, सभी पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये तीनों जो हैं आपके गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। क्लियर है। देखिए भारत में बाजरा के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। तो बाजरा उत्पादक राज्य देख लीजिए कौन कौन से जहाँ पर बाजरा मिलता है, आपको पता है। तो ये भी आप लोग देखिए, कृषि से संबंधित आप लोग थोड़ा सा याद करके जाइएगा। डी नंबर, है ना, ये सभी हो जाएंगे, जिसमें से क्या रहेगा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य हो जाएंगे आपके। क्लियर है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।